तो आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल को हिंदी में हम प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ ये रीड आउट करूँगा। ठीक है, और ये समझाऊँगा ये क्या क्या होता है। ठीक है, कोई इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। तो प्रस्तावना क्या है, जैसे संविधान सभा में जो संविधान का जब निर्माण हुआ था तो सबसे अंत में ना हमें प्रियम्बल शामिल किया गया था। ठीक है, सबसे अंत में किया गया था। तो अब जब संविधान हमारा बना तो उसमें हमारी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में प्रारूप समिति बोलते हैं, और जिसके अध्यक्ष हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति ये बनी थी। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ वो जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें हमारे 22 भाग थे, और इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और ये वर्तमान में 12 अनुसूची ये हमारे संशोधन होने के बाद हुई है। ठीक है, जैसे कि है, अब इसमें कुछ कुछ बातें याद रखो। जैसे प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया गया था, ये बात हमें याद रखनी है। अब देखो, और प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, पहली बात यही। तो प्रस्ताव का मतलब ये है कि जैसे कि आप अगर कोई भी बुक खरीदते हो तो बाद में शुरुआत में एक इंडेक्स बना हुआ आता है जिसमें बताया हुआ था है कि आपको इस पेज पे क्या है, इस पेज पे क्या है, इस पेज पे क्या है। ऐसा कर करके ये है कि पूरी बुक का एक संक्षिप्त वर्जन होता है जो बता कि तुमको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस जगह का कंटेंट या फिर यहाँ के आर्टिकल हमारे यहाँ हैं या फिर यहाँ हमारी संसद है, यहाँ फिर यहाँ ऐसा करके एक इंडेक्स बना होता है, इंडेक्स टाइप का। ठीक है, कि हमारी पूरी बुक का संक्षिप्त वर्जन हमारा प्रेम्बल होता है। ठीक है, इसको हम सबसे एंड में शामिल किया गया था संविधान में। ठीक है, अब देखो, संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में अभिव्यक्त करने की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। ये हमारी प्रस्तावना है। ये हमारे संविधान की भूमिका या आमू की भांति है। ठीक है, अब देखो, अब ये होता है कि जो हमारे प्रारूप समिति बनी थी, मतलब इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ये हमारी कब तैयार हुई थी, ये हमारी 29 अगस्त 1947 को हमारी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर साहब थे। तो देखो, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि प्रारूप समिति की कब स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। ये हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब हमारा ये देखते हैं कि प्रेम्बल में हमारा है क्या क्या। तो प्रेम्बल हमें क्या क्या बताता है। प्रेम्बल के हमारे 3 भाग हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा विचार हुआ, भाषा हुआ और इफेक्ट हुआ, कि किस चीज़ से इफेक्ट हुई थी। ठीक है, तो अब बेसिकली ये बात है कि जो हमारा जो प्रेम्बल का विचार है, ठीक है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है। तो विचार जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसकी जो भाषा है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसका इफेक्ट है, इफेक्ट हमारा किस चीज़ से पड़ा था, तो ये हमारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो उससे हमारा इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा मूल संस्करण यानी ओरिजिनल एडिशन ये हमारा किस चीज़ में लिखा गया है। ये अब देखो, ये हमारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और ये हमारा किसने लिखा है, तो इसको कैलीग्राफर बोलते हैं। कैलीग्राफर को हिंदी में सुलेखर बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा अंग्रेजी जो हमारा मूल संस्करण है प्रेम संविधान का, वो हमारा किसने लिखा है, वो हमारा प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ने लिखा है। ठीक है, ये बहुत याद रखना है। अब देखो, अब एक चीज़ ये है कि जो हमारा अब इंग्लिश में तो चलो उन्होंने लिख दिया, अब ये है कि हिंदी भाषा का जो सुलेखन है वो किसने लिखा है। तो हिंदी भाषा को है ना वसंत कृष्ण वेग, ये वेग है, वसंत कृष्ण वेग ने लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको ना कि हमने ना प्रस्तावना को हिंदी में मतलब इंग्लिश में तो प्रेमबल होता है, लेकिन उसको हिंदी में हमने प्रस्तावना ना बोल के उसको हमने उद्देश्य का लिखा है कि हमें कहीं भी हिंदी में इनके अकॉर्डिंग हमको उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव से पारित हुआ था। अब देखो, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव ये है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव किया था, ये लेकर गए थे। 22 जनवरी को ही हमारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन डेट हमारी ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को लेके आया गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे प्रेम्बल में क्या क्या है। प्रेम्बल में हमारा ये 4 चीज़ें हैं कि जो हमारा शासन का स्रोत है कि मतलब गवर्नमेंट का सोर्सेज। अब यह राजनीतिक प्रणाली कैसे है काम करेगी, इसमें आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, शासन व्यवस्था के स्वरूप है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, और हमारा ये लागू होने की तिथि कि कब लागू हुई थी। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि शासन का स्रोत का मतलब क्या है
कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। शासन का स्रोत यही बोलता है, शासन का स्रोत फिर नीचे सत्ता का स्रोत, ये सब भारत की जनता। शासन का स्रोत मतलब कि यह भारत के द्वारा ही चुने जाएंगे, कोई वो नहीं होगा कि हम पहले से राजा को राजा होना है। राजनीतिक प्रणाली क्या है, जहाँ पॉलिटिक्स सिस्टम क्या है, इसके आदर्श उद्देश्य, ये सब बहुत डीप हम आगे पढ़ेंगे। कि जैसे कि हमारे अगर किसी को न्याय करना है तो न्याय हम किस किस टाइप से दे सकते हैं, सामाजिक तौर पर दे सकते हैं, आर्थिक तौर पर दे सकते हैं, राजनीतिक तौर पर दे सकते हैं। अगर हमारे संविधान में स्वतंत्रता है तो किस चीज़ किस किस की स्वतंत्रता दी गई है, हमें विचारों की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की दी गई है, विश्वास की दी गई है, धर्म की दी गई है, उपासना की दी गई, इन सब की हमें आज़ादी दी गई है। तो समानता में किस किस टाइप की हमें इक्वालिटी दी गई है, हमारे प्रतिष्ठा की दी गई है, अवसर की दी गई है। बंधुत्व मतलब कि फ्रेटर्निटी मतलब कि होता है राष्ट्रीय एकता व अखंडता, ठीक है। बंधुत्व मतलब क्या होता है, भाईचारा बेसिकली, ठीक है, इसका मतलब भाईचारा होता है। अब देखो शासन व्यवस्था हुआ, शासन व्यवस्था का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम की, ये हमारा जो शासन व्यवस्था है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, कंप्लीट सोवरेन स्टेट। मतलब कि ये है कि हमारा जो देश है वो अपने कानून खुद बना सकता है, अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी इसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारा इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे कुछ वर्ड जुड़े गए थे, समाजवादी हुआ, सोशलिस्ट हुआ, पथनिरपेक्ष हुआ, लोकतांत्रिक हुआ, गणराज्य, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक मेन ये चीज़ है कि हमारा जो संविधान है वो हमारा पूर्णतः बन के 26 नवंबर 1949 को हमारा बन के तैयार हो चुका था, ठीक है। और लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। अब और आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यही प्रस्तावना है। प्रस्तावना में हमारे 5 चीज़ें हैं कि हमारे शासन का स्रोत भारत की जनता है, कि शासन जो करेगा वो हमारे भारत की जनता ही चुनेगी। शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब कि अपने रूल खुद बना सकता है हमारा देश, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। समाजवादी है, पथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये है कि वोट दे के नेता चुना जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी राजा का बेटा राजा बन जाएगा। आदर्श हैं, उद्देश्य हैं कि आदर्श हमारे क्या है, सो इसमें बहुत सारी आज़ादी दी गई, स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, धर्म की दी गई, उपासना की दी गई। न्याय हमारे 3 टाइप के हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है। और समानता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता बंधुत्व बनाने की है। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारा पूर्णतः निर्मित है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बन गया था, ठीक है। जब हमारे पूर्णतः बन गया था, लागू भी नहीं हुआ था, लेकिन इसमें 4 प्रावधान अभी खुद पहले ही लागू कर दिए थे, जैसे चुनाव का हुआ, अंतरिम संसद का हुआ, नागरिकता का हुआ, अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध का हुआ, ठीक है। ये सब हमारे ना उस टाइम ही लागू कर दिए गए थे। इसके बाद कोई संसद नहीं होगी, चुनाव कैसे होगा वो पहले डिसाइड हो जाएगा, नागरिकता किसे किसे दी जाएगी वो सब पहले ही, ये 4-5 हमारे पहले ही लागू हो गए थे, ठीक है। तो पूर्णतः जो लागू संविधान हुआ था वो 26 जनवरी 1914, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि पूर्णतः लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूर्णतः बन कब गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रख लेना है। और ये एक नीति मार्ग शुक्ल संपत्ति संबंध जैसे विक्रमी इसके अंतर्गत हुआ था, ठीक है। अब देखो, अब हमारी जो अब ये आता है कि हमारा जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो हमारे किस किस चीज़ की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। देखो एक तो विचार की है, कि मान लो कि अब विचार क्या होता है, हमारा इंटरनल प्रोसीजर होता है, कि हमारे मन के अंदर की बात होती है। तो मस्जिद में जो हमारा विचार उत्पन्न हुआ तो उसकी आज़ादी में मिलती है, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन की वजह मिलती है। हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, मतलब विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होता है। अब चाहे वो लिख कर हो सकता है, बोल कर हो सकता है, संकेत करके, आप लिख कर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, इशारे भी करके कर सकते हैं, इस पर कोई वही पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। अब हमारा होता है विश्वास। तो विश्वास क्या होता है हमारा, फेथ, इंग्लिश में फेथ बोलते हैं, जिसके विश्वास में धार्मिक पर विश्वास होता है, तौर तरीके पर विश्वास होता है, रीति रिवाजों पर विश्वास होता है, इन सब की आज़ादी देता है हमारा संविधान। धर्म रिलीजन पर हमारा पूरा वो देता है, कोई रोक टोक नहीं लगाता है। अभी रिलीजन कोई सनातन भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। हमारी पूजा पर कोई नहीं है कि हम किस टाइप की पूजा पद्धति कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई सनातन हिंदू है, ठीक है, वो सनातन हिंदू है, अब उसका धर्म है, उसकी कोई त्यौहार, संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज होंगी। मान लो कि वो चामुंडा देवी की आराधना करता है, तो स्तुति मंत्र वंत्र करके करता है, तो उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। वो अपने सारे कार्य कर सकता है, कर्तव्य का पालन कर सकता है, धर्म कर सकता है, संप्रदाय में जो भी होगा कि पद धर्म धार्मिक विचार हैं, रीति रिवाज, मतलब किसी भी चीज़ की हमारा संविधान रोक टोक नहीं करता। जैसे कि अब मान लो कि अब एक आता है हमारा न्याय। देखो इसमें हमारे कितनी चीज़ थी,
स्वतंत्रता था, न्याय था, ये सब धार्मिक उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। अभी स्वतंत्रता है, न्याय है, समाज समानता है, इन सब की आज़ादी किस किस टाइप से है। अब देखो न्याय है, अब न्याय में हमारा किस किस टाइप से हम मदद कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कर सकते हैं, सामाजिक रूप से कर सकते हैं और राजनीतिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से मदद करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि समाज में आर्थिक समानता स्थापित करता है, गरीब और अमीर का जो मध्य गैप है ना उसको कम करता है। आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 में ये दिया है कि आय, सुविधा और अवसर की समानता को समाप्त करना, ये बताया गया है। अब जैसे कि मान लो ये एक एग्जांपल दिया गया है कि एक टैक्स स्लिप है, ठीक है, अगर मान लो कोई बंदा 5 से 10 लाख रुपए कमाता है तो वो 7.5% टैक्स देगा। ठीक है, और 2.5 से 5 लाख के करीब कमाता है तो 2.5% टैक्स देगा, और 2.5 लाख के अंदर उसकी आय है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराना टैक्स सिस्टम है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ना अमीर और गरीब के बीच में गैप थोड़ा कम होता है। जैसे अब इसके बाद जो गैप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सरकार द्वारा चीज़ें चलाई जाती है, सरकार द्वारा संचालित योजनाएं चलाई जाती है, बीमा योजना चलाई जाती है, रोजगार योजना चलाई जाती है। रोजगार में जैसे कि अब मनरेगा हो गया, सम स्टेडी मतलब गैस गैस उसमें सब्सिडी मिलती है, आवास योजनाएं जैसे कि जो घर मिलते हैं वो सब होते हैं। अब बीमा योजना में LIC वाली जो सरकारी होती हैं ये सब चलाई जाती हैं। अब देखो समानता, सामाजिक समानता से क्या होता है, जो हमारा वंचित और शोषण वर्ग है उनके लिए हमारे बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, बेसिकली आर्टिकल 15 कहता है जो हमारा धर्म हुआ, जाति हुआ, लिंग हुआ, या फिर जन्म स्थान से आदि पर जो हमारा शोषण ना करे। ठीक है, जैसे कि पहले बहुत होता था कि छोटे वर्ग के लोगों के ऊपर शोषण करते थे, तो उन सब की हमारी ये उस सबसे जो जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। तो आर्टिकल 15 में बहुत सारे क्लॉज हैं। आर्टिकल 15 के 3 में क्या बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं इसमें। आर्टिकल 15 के 4 में क्या दिया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे एक आपके पास मूवी आई थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, उसमें भी इसी वर्ग के लिए बताया गया था। अब जैसे आर्टिकल 15 के 5 में शिक्षण संस्थान में विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि शिक्षा कैसी होगी, सब उनके छोटे वर्गों के लिए। आर्टिकल 15 के 6 में आर्थिक न्याय EWS के लिए बहुत प्रावधान दिए गए। आर्टिकल 16 के 4 में आरक्षण के लिए दिया, मतलब रिजर्वेशन के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अब जैसे मान लो, और एक तीसरा है कि हम राजनीतिक न्याय से किस टाइप से हम वो कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं राजनीतिक न्याय में। ठीक है, तो हम जैसे कि पंचायतों में गया SC ST और महिलाओं को आरक्षण देकर ये हम न्याय कर सकते हैं राजनीति में। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देकर ये भी हम न्याय कर सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी की बात जो करते हैं। अब आता है हमारा इक्वलिटी। ठीक है, तो इक्वलिटी में भी हिंदी में समानता बोलते हैं, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर है। जैसे अवसर क्या होता है, समान अवसर के आधार पर समाज में समानता स्थापित करना, ये हमारा अवसर हो गया। और प्रतिष्ठा क्या कहता है, इन्हें जीवन यापन हेतु आधारभूत सुविधाएं उन तक सभी वर्गों तक पहुँचाना जिन तक नहीं पहुँच रही। जैसे कि छोटे वर्ग तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, तो उन तक पहुँचाने के लिए हम सुविधा पहुँचाते हैं, वो प्रतिष्ठा बोलते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा पूर्वक मतलब समाज में समानता स्थापित करना ही होता है जीवन यापन। आधारभूत आवश्यकता तक सभी तक पहुंच सकें, ये सब होता है। जैसे कि आधार कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, आवास हुआ, स्वच्छ पेयजल हुआ, बिजली हुआ, स्वच्छ ईंधन हुआ, योजना हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार प्रोवाइड करती है। जो सब जैसे कि मान लो कि आपके पास वो वो भी आता है, राशन वाशन आता है, तो बहुत सारी तरीके से सुविधाएं हमारी वो देती सरकार। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे देश को ना लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है, जिसे वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये होता है कि देश की अखंडता, एकता व अखंडता क्या होता है कि हमारा देश की अखंडता को बनाए के रखना। जैसे कि एकता का मतलब अंतर्मन से एक होने की भावना, मतलब वी आर वन। जैसे कि एकता का मतलब ये होता है कि मान लो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, एक ईसाई है, वो सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। तो मतलब एक नारा भी होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा एकता की परिभाषा होती है। और हमारा अखंडता क्या होता है, अखंडता मतलब मान लो कि हम भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा में पूरा जो भौगोलिक स्टेट है इसको हम बना के रखना, एक जोड़ के रखना, ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र ही अखंडता कहलाता है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि मान लो कि क्षेत्र हुआ। अब क्षेत्र हमारे के पूरे भारत के नक्शे में द्वितीय क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मतलब बहुत सारा पूरे भारत के कई सारे हिस्से हैं। ठीक है, अब इसको क्या करता है, जो अखंडता क्या करता है, भौगोलिक एकता, एकता का वो बाहरी स्वरूप होता है। ये नक्शा है पूरा, उसका बाहरी स्वरूप हमारी अखंडता है। और हमारा एकता का मतलब क्या होता है, जैसे धार्मिक क्षेत्र, जातीय, वंशक्रम, लिंग के आधार पर कोई भी हो, हम सब एक हैं। चाहे मान लो कि हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम सब एक हैं, यही हमारा
एकता दर्शाता है। और बंधुत्वता का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी, मतलब इसको भाईचारा बोलते हैं, सामूहिकता। भाईचारा मतलब कि हम कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करें बिना किसी बेझिझक के, या फिर एक कोई ये कि हम इस धर्म के उस धर्म के, ये सब ना सोचकर सबकी काम वो करें, सहायता करें। अब देखो, अब एक आता है शासन प्रणाली का स्वरूप। मैंने बताया था कि संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न हमारा देश है, जिसको सोवरेनिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर अपनी देश की समान जनता के लिए उनके हित में कोई भी नियम कानून निर्मित कर सकते हैं और उनको लागू कर सकते हैं। और इसमें हमारा कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कोई दूसरा राज्य आकर हमारा इसमें, या फिर कोई दूसरे देश आके इसमें रोक टोक ना, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारा किसी भी देश को अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है। वह भीड़ भारी में मतलब कि दबाव से पूर्णतः विमुक्त होता है कि कोई इस पर प्रेशर नहीं डाल सकता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसलिए हमारा ये देश ये सोवरेनिटी है। मतलब कि जैसे कुछ ऐसे देश होते हैं कि वो अपने धर्म का ही संविधान मानते हैं, तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब जैसे कि मान लो ये समाजवाद हुआ। समाजवाद क्या होता है? सोशलिज्म होता है, जिसको साम्यवाद बोलते हैं। समाज भी हमारे दो टाइप में होते हैं। पहले थे बुजुर्गवाद था और सर्वहारा था। बुजुर्गवाद जो होता है हमारा सर्वशक्तिशाली यानी संपत्तिशाली वर्ग था, ठीक है, ये बुजुर्ग हमारा। और सर्वहारा क्या था? गरीब वर्ग था। तो पर ये जो बुजुर्ग वर्ग था ना, ये बहुत संख्या में बहुत कम था, लेकिन ये सर्वहारा गरीब वर्ग संख्या में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जैसे समाज में जैसे यहाँ लिखा है, बुजुर्ग हमारा सर्व संपत्तिशाली वर्ग था, संख्या में कम था। सर्वहारा ग्रुप हमारा गरीब वर्ग था, संख्या वाचक मतलब संख्या में हमारा ज़्यादा था, ठीक है। जैसे कि अब हमारा जो 42वें ये हमारा बहुत क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन से हमारे कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे। तो हमारे 42वें संविधान संशोधन से हमारे सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये हमारे 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। जैसे मान लो भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी डेमोक्रेटिक हमारा रिपब्लिक है हमारा भारतीय समाज, वो जो हमारा समाजवाद है। जैसे कि मान लो किसी भी प्रकार की हिंसक क्रांति की बात नहीं करता है, हमारा लोकतांत्रिक समाज है। कोई भी हमारी हिंसा की बात उसमें नहीं करता है। ये समाज में समानता स्थापित करता है, ठीक है। अब जी समाज में समानता कैसे स्थापित करता है? आय की असमानता को समाप्त करने में, समान परिस्थिति में समान न्याय की बात करने में, आर्थिक समाजवाद में गरीब और अमीर की दूरी को कम करने में, ये सब हमारा संविधान बात करता है। अब देखो, जैसे एक वर्ड आता है कि पथनिरपेक्ष क्या है, सेकुलर क्या है। तो पथनिरपेक्ष मतलब ये होता है कि एक ऐसा राज्य जो धर्मनिरपेक्ष हो, वो हमारा पथनिरपेक्ष होता है। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? महात्मा गांधी जी के अनुसार तो धर्म का मतलब कर्तव्यों का पालन है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कर्तव्यों से विमुख। इसलिए इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया था। कर्तव्यों से विमुख की वजह से ही संविधान में शामिल नहीं किया था। पथनिरपेक्ष क्या होता है? हमारा ये संप्रदाय होता है जो हमारा विभिन्न विभिन्न मत को मानने वाले लोग होते हैं, वो हमारा पथनिरपेक्ष होता है, ठीक है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये विभिन्न विभिन्न मत को मानने वाले होते हैं, ठीक है। ये हमारा पथनिरपेक्ष होता है। अब देखो, धार्मिक दृष्टि से हमारा जो राज्य है वो 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है धार्मिक राज्य, एक होता है धर्म प्रभावित राज्य, एक होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हमारे 2 टाइप के होते हैं। अब देखो, धार्मिक राज्य क्या होता है? जैसे धार्मिक राज्य का मतलब यह है कि ऐसा देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों के आधार पर चलती है, वही हमारा धार्मिक राज्य होता है। जैसे मान लो कि इसकी धार्मिक ग्रंथ मतलब कि विधायिका है, लेजिस्लेचर, नियम जो भी है। देखो, मान लो कि अगर कोई देश है जिसका संविधान पूरा बाइबल के ऊपर, जो बाइबल में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने नियम बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने कानून व्यवस्था चला जाता है। यही हमारा होता है। कोई भी अगर मुस्लिम हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, उसका अगर कुरान में जो लिखा हुआ है वो उसी को अपना नियम कानून बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग। ये होता है धार्मिक राज्य, ठीक है। विधायिका लेजिस्लेचर, उन्हीं के आधार पर देशों के कानून का निर्णय होता है, ठीक है। इसका धार्मिक स्टेट, हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? इसमें भी 2 होते हैं, कार्य एग्जीक्यूटिव होता है, ज्यूडिशरी होता है, 2 इसमें ये होते हैं। अब देखो, धर्म प्रभावित राज्य क्या होता है? धर्म प्रभावित राज्य ये होता है जहाँ किसी एक धर्म को राज्य के धर्म का दर्जा, उसी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता होती है, अन्य मत को मानने वाले लोगों के लिए नहीं, उन्हें जाति नहीं होती। धर्म प्रभावित राज्य मतलब आप पाकिस्तान से मान सकते हो। पाकिस्तान में क्या होता है कि वो मुस्लिम धर्म को सारी स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन वहाँ पर जो कम वर्ग वाले लोग हैं, सिख हुआ, हिंदू हुआ, उनको आज़ादी नहीं है किसी चीज़ की।
कि वो अपने धर्म को ऐसा ज़्यादा वो माने या करें। अब देखो, एक होता है धर्मनिरपेक्ष, क्या होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि ये धर्मनिरपेक्ष दो टाइप का होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव में क्या होता है कि निगेटिव में धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, राज्य का अपना कोई राज्य का धर्म नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर नागरिकों को अपने धर्म के प्रचार में प्रसार की स्वतंत्रता नहीं होती है, मतलब कोई भी अपना धर्म का प्रचार प्रचार कुछ नहीं कर सकता। राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता है इसमें, ठीक है। वो सिर्फ अपने घर में कर सकता है कि अपने घर में तुम अपने आप कितना ही कुछ करो, लेकिन बाहर पब्लिक में अपना कुछ प्रचार वचार नहीं करेगा इस चीज़ का। ये हमारा नेगेटिव धर्मनिरपेक्ष होता है। पॉजिटिव में क्या होता है कि इसका एक राजकीय धर्म होता है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता की गारंटी होती है, सभी को अपने धर्म के प्रचार अंतर उपासना स्वतंत्रता होती है, सभी धर्मों की उन्नति में योगदान देता है, मतलब कि राज्य भी इनमें सहायता करता है और उनके कार्यों में राज्य प्रतिबंध कुछ नहीं लगाता है। अब देखो, लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्याध्यक्ष जिसे बोलते हैं। और ये हमारा वंशानुगत नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका जैसे आज आपके पापा हैं, अगला शासन आपके बेटे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब यही है कि ये जो हमारा चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के द्वारा चुनाव करके जो है चुना जाता है। अब चुनाव तुम्हारा प्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट चुनाव भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारा ये है, ये संविधान हमारे फ्रांस के संविधान से ली गई है व्यवस्था की हेड ऑफ स्टेट हमारा डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जनता का संविधान, जनता का शासन क्या होता है, रूल ऑफ पीपल। अब इसमें क्या होता है कि विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, जो हमारा ये पूरा सिस्टम चलाती है, ठीक है। अब संविधान में संशोधन एक बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें मैंने आपको बताया था, समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ये हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अब देखो, अब प्रस्तावना को संविधान की निर्माण प्रक्रिया में सबसे अंत में शामिल किया गया था, इसलिए प्रस्तावना ना तो 22 भाग का कोई 22 भाग में है, ना तो 395 अनुच्छेद के अंदर है, ना 22 अनुसूची के अंदर है, ठीक है। तो किसी का भी हिस्सा नहीं है। लेकिन बेरूबारी संघ 1960 में एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद केशवानंद भारती 1973 केस में क्या हुआ था कि इसको बोला गया था संविधान, और इसको इसका हिस्सा ही बताया गया था और इसको ये बताया था कि संविधान में हम संशोधन भी कर सकते हैं प्रेम्बल में हम, ठीक है। इसमें कहा था ये संविधान का हिस्सा भी है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है, मतलब कि इन्फोर्सिबल जस्टिफिएबल है। परिवर्तनीय का मतलब ये चेंज हो सकती है कि नहीं, तो ये नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि प्रावधानों को लागू करवा सकते हैं, वाद्य योग्य हो सकता है, न्याय योग्य हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वो भी परिवर्तनीय है और मौलिक कर्तव्य वो नहीं है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, अभी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये परिवर्तनीय है कि नहीं है। अब देखो, कुछ स्टेटमेंट हैं जो किसी के द्वारा दिए गए थे, जैसे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, ये किसने दिया था, ये एन पालिकीवाला ने दिया था। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक परिणाम है, ये आह्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर ने दिया था, ठीक है। और ये आह्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, कमेटी मेंबर थे, ठीक है। ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी आभूषण ये ठाकुरदास भार्गव ने दिया था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा ही किसने बोला था, के मुंशी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने उस प्रेमवेल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन जो हमें याद होनी चाहिए उस सबको देखने के बाद, पढ़ने के बाद, जैसे कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना सबसे अंत में शामिल की गई थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, और इसका ये कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें हमारा क्या क्या था, इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अभी ये बोलता है कि जो प्रस्तावना का विचार है वो हमारा यानी आइडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और भाषा की प्रस्तावना की भाषा जो है लैंग्वेज हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। मूल संस्करण मतलब कि जो ओरिजिनल एडिशन है जो इंग्लिश में था हमारा, वो किसने लिखा, कैलीग्राफर, मतलब कि किसी के द्वारा लिखा गया, तो प्रेम बिहारी नारायण रामजादा इन्होंने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंदी भाषा के सुलेखक कौन है, हिंदी भाषा में किसने लिखा है,
तो वो बसंत कृष्ण बेग जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं, प्रेम्बल को प्रस्तावना नहीं बोला इन्होंने, उद्देशिका बोला। क्योंकि उद्देशिका क्यों बोला है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उसी के बाद से प्रेम्बल को हम उद्देशिका ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रस्तावना लागू हुई 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26, यह मतलब प्रस्तावना लागू होने का मतलब ये है कि संविधान हमारा जो बन गया था वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब देखो, एकता, अखंडता, बंधुत्वता का मतलब क्या था? एकता मतलब क्या? वी आर वन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई मैंने बताया था। अखंडता मतलब क्या था? भौगोलिक एकता, कि हमारा पूरा जो भारत है उसको एक जोड़ के रखना भौगोलिक हिस्से में, ठीक है। और बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा होता है, ठीक है। अब शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है? कि हमारा जो देश है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न है, सोवरेनिटी है, मतलब कि जो देश अपने निर्णय खुद ले सकता है, कोई दूसरा देश इसमें आके हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये मतलब होता है शासन प्रणाली का स्वरूप हमारे ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, ठीक है। अब देखो, 42वें संविधान संशोधन में हमारे 3 वर्ड जोड़े गए थे: समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ये मैंने बार बार बोला था, याद करना ये चीज़। पहले संविधान संशोधन 1976, ये भी लिखो, 1976 से जोड़ा गया था। अब पथनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो विभिन्न विभिन्न मतों को मानते हैं, ठीक है, सारे धर्मों के मत को मानते हैं, ये हमारा पथनिरपेक्ष का मतलब होता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये हमारे के मुंशी जी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यानी आभूषण है, ये हमारे ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अब देखो, आर्टिकल 15, ये भी याद रख लो आप। आर्टिकल 15 हमारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 15 के ऊपर एक मूवी बनी थी आयुष्मान खुराना की, मैंने आपको बताया था, वो भी आप देख लीजिए। और एक आर्टिकल यहाँ और लिख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता पर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता है किसी के साथ, ठीक है। अनटचेबिलिटी बोलते बोलते इसको, इंग्लिश में अनटचेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रस्तावना से कुछ रिलेटेड है, क्वेश्चंस हैं तो जो हमको करने हैं। और अगर आपको इसमें प्रस्तावना से रिलेटेड और कुछ पढ़ना है तो आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर कहीं गूगल पर डालो प्रस्तावना रिलेटेड क्वेश्चन तो वहाँ से भी आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप देखो, लिखो और ऐसे एक डायरी में नोट कर लो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में काम देती है। थैंक यू।